गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सिस्टम की बात चल रही थी और सिस्टम में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त यानी कि ब्लड परिसंचरण, इसमें परी का मतलब होता है चारों ओर परी चारों ओर, और संचरण का मतलब होता है गति करना या घूमना। तो रक्त का शरीर के चारों ओर घूमना, और इस तरह से चारों ओर घूमने को हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। तो बॉडी के अंदर ब्लड का चारों ओर घूमने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक तो होता है ब्लड। फिर ब्लड है, वो ब्लड को घुमाने के लिए, चारों तरफ बॉडी के अंदर घुमाने के लिए एक पंप पाया जाता है, और वो पंप है हार्ट। वो पंप क्या है? हार्ट है। तो दूसरा टॉपिक हमारा इसमें इंपॉर्टेंट होगा हार्ट, और तीसरा ये होगा कि हार्ट ब्लड को कैसे आगे की ओर बॉडी के अंदर पहुंचाता है। तो उसके लिए इसमें पाई जाती है धमनी और शिराएं, या कह सकते हैं हम वेसल्स। इस तरह से तीन इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक होंगे, हार्ट होगा, ब्लड होगा और वेसल्स होगी। तो देखिए, अब इसी के बारे में हम विस्तार से स्टडी करते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले जो स्टडी की गई थी, सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया था, उसका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले इसके बारे में बताया, और विलियम हार्वे ने सबसे पहले इसके बारे में बताया, इसलिए विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का फादर कहा जाता है। एंजियोलॉजी, तो परिसंचरण की स्टडी करने को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एंजियोलॉजी कहते हैं। तो एंजियोलॉजी के फादर विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर परिभाषा बनाना चाहें, तो शरीर में पोषक पदार्थों व गैसों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने के लिए जो तंत्र पाया जाता है, उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, विलियम हार्वे ने इसकी सबसे पहले स्टडी की थी, और उसके बाद में इन्होंने ये बताया था कि ये एक हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के द्वारा बनता है, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी बॉडी की कोशिकाओं तक पोषक पदार्थों को पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको इसके निम्न 3 कंपोनेंट
होते हैं और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है ब्लड, सेकंड है हार्ट और थर्ड है, इस तरह से 3 भागों में इसे बांटा गया है। रक्त परिसंचरण जंतुओं में 2 प्रकार का होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र सभी जंतुओं की बात करें, जिस धरती पर जितने भी सजीव है उनकी बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ये 2 प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स भी सजीव होते हैं लेकिन उनमें तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है। तो एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है बंद परिसंचरण तंत्र और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह से इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। यानी कि बॉडी के अंदर अगर ब्लड बंद नलियों में बहता है तो उसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और यदि ब्लड बंद नलियों में ना बहकर सीधे टिश्यू में जाता है तो उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें मैक्सिमम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि धमनी और सिराओं में ब्लड बहता है, बंद नलियों में ब्लड बहता है तो उसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। तो बंद परिसंचरण तंत्र है, उसके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि लगभग सभी कशेरुकियों यानी कि सभी वर्टिब्रेट्स में यानी कि इसमें कह सकते हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स, एवीज, एम्फीबियंस, ये सभी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कुछ अपवाद को छोड़ दे तो। फिर अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल हमें ये याद रखने हैं कि इसमें लगभग सभी अकशेरुकी प्राणी, लेकिन जो एनिलिडा है, एनिलिडा इनवर्टिब्रेट्स में है लेकिन उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट से। तो ये जो एनिलिडा है, इधर लिख देता हूँ, एनिलिडा ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो इनवर्टिब्रेट होते हुए भी ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है तो इसे हमें ध्यान रखना है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे एस्केरिस है, चपटे कर्मी है, स्टार फिश है। ये इस तरह से हम सभी जंतुओं को 2 भागों में सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसमें से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें याद रखना है एनिलिडा, ये इन्वर्टिब्रेट होते हुए भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाने के कारण इसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ तक की बात हुई, नेक्स्ट बात करते हैं अब। तो दोस्तों हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया था, ब्लड, हार्ट एंड वेसल्स। ये 3 भाग थे इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के मुख्यतः, और इन्हीं को हमें पढ़ना है। और इसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की।
ब्लड की, तो देखिए, और ब्लड में हम जो बात करेंगे वो हम एक मनुष्य की बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे, क्योंकि हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एक वयस्क मनुष्य में 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, या उसकी बॉडी वेट का लगभग 6 से 7.5% के लगभग उसमें ब्लड होता है। ब्लड का रंग इसमें लाल होता है। ब्लड में के अंदर आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। इन सब की स्टडी इसके अंदर करेंगे हम। ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड में जो आरबीसी होती है वो क्या काम करती है, डब्ल्यूबीसी है वो क्या काम करती है, प्लेटलेट्स का क्या वर्क है, इन सभी बातों की स्टडी इस टॉपिक के अंदर की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले ब्लड की स्टडी करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी कहलाता है। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। 5 से 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है, या उसके बॉडी वेट का 6 से 7.5% होता है। तो किसी भी वयस्क मनुष्य की बात करते हैं तो उसके एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो ब्लड है वो 5 से 5.5 लीटर, या उसके बॉडी वेट का, जैसे मान लो किसी का बॉडी वेट 60 केजी है तो उसका 5 से 6.5% तक ब्लड पाया जाता है। रक्त का रंग लाल होता है, जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल होता है और किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन, इसमें हीम यानी कि Fe ये +2 अवस्था में रहता है, तो हीम होता है। ये हीम को हम बोलते हैं फेरस। ये फेरस इसके कारण ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो हीम के साथ में अटैच होती है और हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये इसी के कारण आरबीसी लाल होती है और ब्लड का कलर भी लाल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड क्या है, तो यह एक तरल संयोजी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू उत्तक होता है। यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तो ये हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में यहाँ से कि ब्लड क्या है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक, मतलब ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की सेल्स जो उद्भव में समान है लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग काम करते हुए एक साथ रहती है, और एक साथ रहकर अगर किसी वर्क को किया जाता है अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा तो उसे टिश्यू कहते हैं। तो ये टिश्यू है, और टिश्यू भी कौन सा है? लिक्विड है। जैसे हमने बोन पढ़ी थी, बोन क्या थी? एक दृढ़ संयोजी ऊतक थी। तो जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू था, वैसे ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यह लगभग जल से 5 गुना श्यान होता है। श्यान का मतलब है विस्कोसिटी। तो ये ब्लड से इसकी विस्कोसिटी लगभग 5 गुना ज़्यादा होती है, यानी कि जो बहने का गुण होता है, और बहने का गुण इसमें रक्त की बहने का गुण जल की अपेक्षा इसमें 5 गुना ज़्यादा होता है। 5 गुना उससे ज़्यादा ये विस्कस होता है। ब्लड का
pH 7.4, हल्का क्षारीय। तो हल्का क्षारीय, हल्का लवणीय होता है, तो इसका पीएच भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी हमें याद रखना है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, ये इसका पीएच होता है। ब्लड का कार्य गैसों का आदान प्रदान व पोषक पदार्थों को सेल्स तक पहुंचाना है। तो इस तरह से हमने ब्लड की विशेषताएं देखी। ब्लड की जो विशेषताएं एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है वो इन पॉइंट्स में से पूछी जाती है, तो हमें ये ध्यान रखना है। ब्लड की स्टडी करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। इसका जो वयस्क मनुष्य में ब्लड है वो लगभग 5.5 लीटर के आसपास होता है। उसकी बॉडी वेट का 6 से 6.5 उसके बॉडी वेट का 6 से 7.5 उसके बॉडी वेट का 6 से 7.5% होता है। फिर रक्त का रंग लाल होता है, वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन में हीम को फेरस बोलते हैं हम, और फेरस Fe+2 अवस्था में रहता है। ये ग्लोबिन प्रोटीन के साथ में जुड़कर हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये जल से लगभग 5 गुना श्यान होता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। और ब्लड का कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, जैसे ऑक्सीजन को पकड़ कर लेकर जाएगा, CO2 को लेकर आएगा, ऑक्सीजन को RBC ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लेकर जाती है और कोशिकाओं तक छोड़ती है, और वहाँ से बनने वाली CO2 को ये वापस पकड़ती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ये उसको लेकर आती है। तो गैसों का आदान प्रदान करना और न्यूट्रिशन को ये कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करता है। इस तरह से ब्लड का ये वर्क है। अब ब्लड के अंदर अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, तो हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे आगे। हम ब्लड पढ़ रहे हैं, तो ब्लड के अंदर कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त का संगठन, रक्त का संगठन। तो रक्त के संगठन की बात करते हैं, तो इसका कंपोजिशन प्लाज्मा होता है। इसको 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, कॉर्पैकल्स कणिकाएं। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा इस टोटल का 55% भाग बनाता है, और ये इसके टोटल का 45% भाग बनाता है। तो अब प्लाज्मा की आगे स्टडी करते हैं। तो प्लाज्मा को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें वाटर होता है जो 99% होता है, और जो दूसरा भाग है जिसे अदर्स मेटेरियल बोलते हैं, इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और 2% अदर्स। प्लाज्मा है, प्लाज्मा 55% होता है टोटल ब्लड का, और ये टोटल ब्लड का 55% भाग होता है। इसके अंदर भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर 99% तो वाटर होता है, और 1% होता है, 1% अदर पार्ट होता है। उस 1% में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और 2% अदर, यानी कि 1% का भी 98% तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, और 2% इसमें अलग पार्ट होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
विटा फैट फैट, इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ETC। तो ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक हो गए। फिर अदर्स की बात करते हैं, O2, CO2, यूरिया, यूरिक एसिड, ये अदर्स पार्ट होते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा है 55% है। ये एग्ज़ाम में पूछा था, ये ध्यान रखना है हमें कि टोटल ब्लड का कितना भाग प्लाज्मा बनाता है, 55% भाग बनाता है, जो दो भागों में डिवाइड किया गया है। 99% वाटर होता है, 1% के अंदर अदर पार्ट होते हैं, और इस 1% को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और अदर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है वो टोटल 1% का भी 98% भाग बनाते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। इनऑर्गेनिक में हम सॉल्ट वगैरह जो मिनरल्स होते हैं उनको रखते हैं, और कुछ अदर पार्ट्स होते हैं जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये इसके अंदर O2 CO2 है, ये इसके अंदर रखते हैं। इस तरह से ये प्लाज्मा का पूरा क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ से बस हमें इतना याद रखना है कि प्लाज्मा कितने प्रतिशत होती है, और इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर भी कितना प्रतिशत वाटर होता है, ये हमें याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछते हैं तो यहाँ से पूछते हैं और यहाँ से पूछते हैं। फिर अब कार्पकल्स की बात करेंगे, कणिकाओं की बात करेंगे। तो कणिकाएँ इसमें RBC होती है, WBC होती है, और प्लेटलेट्स, होती है। बिंबाणु बोलते हैं हिंदी में, बिंबाणु हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। अब इसमें जो WBC है, ये WBC को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। इसको क्लासिफाई किया है वो है कणिका में, इसे बोलते हैं ग्रेनुलर, एक होती है अकणिका मय, अग्रेनुलर। देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि RBC होती है, इसके अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो अब इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है तो उसके जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर भी कणिकाएं पाई जाती है, और कणिकाओं में भी कुछ सेल्स में कणिकाएं होती है, कुछ सेल्स में कणिकाएं नहीं होती है। तो इसीलिए हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, ग्रेनुलर एंड नॉन ग्रेनुलर, जिसमें कणिकाएं पाई जाती है, जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ग्रेनुलर है, इस ग्रेनुलर को भी हमने यहाँ 3 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसोफिल्स। इस तरह से 3 भागों में इसको बांटा है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसोफिल्स। और ये बांटने का जो आधार होता है ये डाई होती है, यानी कि अभिरंजन के आधार पर, स्टेन के बेस पर इसको बांटा गया है कि एसिडिक डाई और बेसिक डाई के बेस पर ये 3 भागों में बांटी गई है। जो डाई से डालने से, एसिडिक और बेसिक डालने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल रहती है, तो उसे न्यूट्रोफिल्स कहा गया है। और इसी तरह बेसोफिल्स और एसोफिल्स है, जो एसिडिक डाई और बेसिक डाई से अलग अलग हो जाती है। तो डाई के बेस पर, स्टेन के बेस पर इसको 3 भागों में बांट दिया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसोफिल्स। फिर एग्रेनुलर्स की यहाँ देखते हैं तो इसको भी 2 भागों में बांटा है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो इस तरह से
ब्लड का कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को हमने ये जो पूरा क्लासीफाई किया है इसको एक बार फिर से देखते हैं कि ब्लड है, ये ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया है। प्लाज्मा जो 55% होता है टोटल ब्लड का, और कार्पेकल्स है जो 45% होती है। तो ये दोनों यहाँ से दोनों परसेंटेज है, इनको हमें याद रखना है। फिर प्लाज्मा को दो भागों में बांटा है, वाटर एंड अदर पार्ट्स है। अदर पार्ट्स के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और इसमें भी अदर होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक में क्या होते हैं, और अदर्स में क्या होते हैं, ये हमने देखा है। फिर कार्पेकल्स है, कार्पेकल्स को हमने फिर यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड किया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी है तो आरबीसी सिंगल होती है, यानी कि आरबीसी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। फिर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी को हमने यहाँ पर फिर फर्दर डिवाइडेशन किया है इसका ग्रेनुलर एंड नॉन ग्रेनुलर पे। ग्रेनुलर है, कणिका में है, ये कणिका में है। फिर स्टेन के बेस पर तीन भागों में बांटी गई है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स में। उसी तरह नॉन ग्रेनुलर है, वो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में डिवाइड की गई है। अब ये लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट भी फिर फर्दर दो भागों में डिवाइड की गई है। ये है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का डिवाइडेशन फिर दो भागों में है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो इस तरह से ये ब्लड का पूरा कंपोजिशन है, और यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो अगर हमने ये पूरी तरह से इसको समझ लिया है और तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो हमें ये पूरा पहले तो सबसे पहले ये पूरा क्लासिफिकेशन याद रखना है। अब इसकी एक एक की बात करेंगे हम। प्लाज्मा की बात हमने लगभग कर ली है। हमारी जो आगे की क्लास होगी उसमें आरबीसी के बारे में देखेंगे कि आरबीसी क्या होती है, आरबीसी की क्या विशेषताएं होती है, किस तरह की दिखाई देती है। तो इससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस देखेंगे। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, इसके टाइप पे बनता है और इसकी विशेषताओं पे बनता है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही प्लेटलेट्स होती है, ये प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है, बॉडी के अंदर कितनी पाई जाती है, आरबीसी कितनी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी कितनी पाई जाती है, इन सभी बातों की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ये सभी के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।